अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में जो कि एफएससी सेकेंड ईयर और एमडी कैट का स्मार्ट सिलेबस है उसमें भी इंक्लूडेड है। तो आपने वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना और अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें ताकि जो चीज़ें आपको इस टॉपिक में मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो नाम से ही ज़ाहिर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, ये मेटल्स होती हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये जनरली एलॉयज़ बनाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं और जनरली इनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। ये डेफिनेशन है जी बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार होती है जो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार है जो किसी सिस्टम में से कि उसका इंडिविजुअल पार्ट अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सिस्टम जितना मजबूत होगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी और हमें उतनी ही एनर्जी दरकार होगी उसमें से उसका कोई पार्टिकल रिमूव करने के लिए। और सिस्टम जितना वीक होगा उतनी ही कम एनर्जी दरकार होगी उस सिस्टम का कोई भी पार्टिकल जो है वो रिमूव करने के लिए। अब ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेलेबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं और इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमें इनके ये भी पता चलता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस रखती हैं और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी के ट्रेंड की, तो जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं अप टू मैंगनीज और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल जो हैं वो कम होते जाते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जिस तरह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं उस तरह बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी किसी एलिमेंट की बढ़ती जाती है। और जिस तरह मैंगनीज से हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। इस तरह बाइंडिंग एनर्जी भी कम होती जाती है। इस बात से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो अप टू मैंगनीज जो है वो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। और जब हम मैंगनीज से डाउनवर्ड जिंक की तरफ मूव करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कम होने की वजह से या पेयरिंग होने की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपकी बुक पे बाइंडिंग एनर्जी के मुतालिक कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जिसमें पहला ग्राफ जो है वो 3D सीरीज़ का है और दूसरा ग्राफ 5D सीरीज़ का है। 3D सीरीज़ में वेनाडियम की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है ड्यू टू इट्स मेटालिक स्ट्रक्चर और 5D सीरीज़ में टंगस्टन जिसका फार्मूला W होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये W जो है वो टंगस्टन का फार्मूला है, ये आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें पूछा जाता है कि टंगस्टन का फार्मूला क्या है। तो तब हम ये सोचते हैं कि अच्छा टंगस्टन है तो फिर इसका फार्मूला होगा Tn या Tg या Ty, लेकिन टंगस्टन का फार्मूला होता है W और 5D सीरीज़ में इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है।
उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पे और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो melting and boiling point is directly proportional to number of unpaired electrons in the outermost shell of the transition element, and it is also directly proportional to the binding energy। तो जैसे हम 3D सीरीज़ में तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो अप टू मैंगनीज जो है वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं और बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और जब हम मैंगनीज से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो पेयरिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी भी कम होती जाती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते जाते हैं। तो हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 3D सीरीज में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो अप टू मैंगनीज जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसके बाद मैंगनीज से जिंक तक जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई है। तो कोवलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस का 3D सीरीज में कोई ख़ास ट्रेंड नहीं होता। ये बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इनके ग्राफ्स जो हैं वो आपकी बुक पे दिए हुए हैं, जो कि आपने अच्छी तरह देखने हैं और मेमोराइज भी करने हैं। उसके बाद है जी पैरामैग्नेटिज़्म। अब पैरामैग्नेटिज़्म ये होता है कि दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। एक वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और एक वो होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट से, उन्हें हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जिस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और जिसके एलिमेंट के पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज़ाहिर है फिर डायमैग्नेटिक होगा और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कि मैग्नेट की अट्रैक्शन किसी भी एलिमेंट पे आप इस तरह जान सकते हैं कि मैग्नेट की जो अट्रैक्शन है वो किसी भी एलिमेंट के लिए ज़्यादा उसी सूरत में होगी जब उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हों। अब फिर से 3D सीरीज़ को देखें। जब हम लेफ़्ट टू राइट 3D सीरीज़ में मूव करते हैं तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जो है वन पेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं, और इसी वजह से जो मैंगनीज है वो 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और जब मैंगनीज से हम जिंक की तरफ मूव करते हैं तो पेयरिंग शुरू हो जाती है डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से जो पैरामैग्नेटिक नेचर है एलिमेंट्स का वो कम होता जाता है। पैरामैग्नेटिज्म का एक ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है। इस ग्राफ को आपने बहुत ध्यान से देखना है और मेमोराइज भी करना है। जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले ये ग्राफ अपवर्ड जाता है, जो कि ज़ाहिर करता है कि जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ मूव करते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, और जब हम मिडल तक चले जाते हैं उसके बाद हम दोबारा जिंक की तरफ मूव करते हैं तो ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ आता है, जो ये जाहिर करता है कि एट द एंड ऑफ द 3D सीरीज़ जो है वो पैरामैग्नेटिज्म कम होता जाता है और ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक का 3D शेल है वो कंप्लीट है, जिसकी वजह से जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करती हैं। सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर शो करती हैं, लेकिन और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के इसलिए शो करती हैं कि इनमें जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते हैं, तो जब भी कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो आपको पता है कि उस पर +2 चार्ज आ जाता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर शो करते हैं, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के अलावा ये +3, +4, +5,
+6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें 3D एलिमेंट्स लिखे गए हैं और आगे उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन किया गया है। आपने ये टेबल बहुत ध्यान से देखना है और इसे मेमोराइज भी करना है। और इसमें यह भी याद रखना है कि मैंगनीज जो है वो सबसे ज़्यादा 6 की 6 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, जिसमें +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक जो है ये, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये शो करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं जी कलर की। जब 3D जो एलिमेंट्स हैं वो बाइंडिंग में हिस्सा लेते हैं तो डी ऑर्बिटल जो है इनका वो दो हिस्सों में सेपरेट हो जाता है। एक हिस्सा जो है वो हायर एनर्जी पे चला जाता है और एक जो है वो लोअर एनर्जी पे चला जाता है। जो डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी पे जाते हैं वो बाद में कुछ लाइट की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते हैं और वो भी हायर एनर्जी पे जाने की कोशिश करते हैं। जब ये लाइट अब्जॉर्ब करते हैं तो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं और इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो कलर्ड कंपाउंड्स। तो आपने ये सारा पैराग्राफ जो है वो अच्छी तरह याद करना है और उसके आंसर में ये लिखना है आपने कि डी ट्रांजिशन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ये सारे जवाब जो हैं वो आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। इस पेज पे सबसे ऊपर देखें, डी ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशंस जो हैं जब स्प्लिट होती हैं तो 2 ओरिएंटेशंस जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे चली जाती हैं और 3 ओरिएंटेशंस जो हैं वो लो एनर्जी लेवल पे चली जाती हैं और इस एनर्जी गैप को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फिगर के नीचे 3 लाइनें लिखी हुई हैं जिनको आपने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार हर पेपर में आता है कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो है वो कौन सा कलर एमिट करता है और कौन सा कलर जो है वो ट्रांसमिट करता है और किस कलर का नज़र आता है। तो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो है वो येलो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब करता है और रेड और ब्लू लाइट जो है वो ट्रांसमिट करता है। और टाइटेनियम हेक्सा एक्वा का जो रंग है वो वॉयलेट, इसके सोल्यूशन का रंग जो है वो वॉयलेट इन कलर होता है। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स की इंटरस्टिशियस स्पेसिस या फिर जो ट्रांजिशन मेटल्स में एम्प्टी स्पेसिस होती हैं उसमें कुछ मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन या नाइट्रोजन वगैरह दाखिल हो जाती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दाखिल कर देती हैं, या हम इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को अपने फ़ायदे के लिए भी बनाते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स एज इट इज़ इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती उनमें हम आर्टिफिशियली कुछ नॉन मेटल्स या मेटल्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और जिसकी वजह से उन ट्रांजिशन मेटल्स को फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है और उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है जी अलॉय फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सेम होती है, जिसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी कदरे सेम होती हैं और इनके साइज़ेस भी तकरीबन सेम होते हैं, जिसकी वजह से कई मेटालिक लेटेस में एक ट्रांजिशन मेटल जो है वो दूसरी ट्रांजिशन मेटल को रिप्लेस कर सकती है और इस सूरत में जो कंपाउंड बनता है उसे हम अलॉय कहते हैं और अलॉय की इस टाइप को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अलॉयज़। सब्स्टिट्यूटेड अलॉयज़ इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ट्रांजिशन मेटल जो है वो दूसरी ट्रांजिशन मेटल को सब्स्टिट्यूट कर देती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो है वो होता है रिप्लेस करना या किसी की जगह खुद ले लेना। सब्स्टिट्यूटेड अलॉय की एक एग्जांपल जो है वो स्टील है, जिसमें आयरन जो है वो होता है क्रोमियम, मैंगनीज और निकल से। और सब्स्टिट्यूटेड अलॉयज़ की दूसरी एग्जांपल जो हैं उनमें ब्रास, ब्रॉन्जी और कॉइनेज आ जाता है। ये चारों एग्जांपल जो हैं सब्स्टिट्यूटेड अलॉयज़ की, ये आपने याद रखनी है। एक है स्टील, दूसरी है ब्रास, तीसरी है ब्रॉन्जी और चौथी है कॉइनेज।
ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ये था जी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरा चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। And if you have any queries about this topic, feel free to comment in the comment section. I will reply as soon as possible for me. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई दोस्त फर्स्ट ईयर में पढ़ता है तो उसे भी कहें कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी अपने सब्जेक्ट के मतलब जो है वो वीडियो से बाखबर रह सकें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह ही सपोर्ट करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।